इस गांव में दिन पर दिन अकाल बढ़ता ही जा रहा है। खेत सूख गए हैं, कुएं का पानी भी अब पहले जैसा नहीं रहा। ये सब देखकर अब मुझे इस गांव में रुकना ठीक नहीं लग रहा। दिल भारी है, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए कुछ करना होगा। अब मुझे किसी दूसरे गांव जाकर काम की तलाश करनी पड़ेगी। शायद वहीं कहीं मुझे रोजी रोटी का कोई सहारा मिल जाए। बिरजू अब दूसरे गांव की तलाश में निकल पड़ता है। आंखों में चिंता और दिल में बस एक उम्मीद लिए बिरजू अनजान राहों पर चल पड़ता है। आखिरकार वो एक नए गांव में पहुंचता है। ये गांव बिरजू के लिए बिल्कुल अजनबी था। न यहाँ कोई अपना था, न कोई ठिकाना, न रहने की जगह, न खाने को अन्न और न ही कोई काम। तभी दूर से उसे एक विशाल खेत दिखाई देता है, जहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे होते हैं और एक आदमी साफ कपड़े पहने बैल की जोड़ी को देख रहा होता है। वही था गांव का सबसे बड़ा और धनिक किसान खट्टू सेठ। बिरजू कांपते हुए पैरों से उसके पास जाता है। सेठ जी, मैं बिरजू हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। मेरे गांव में अकाल पड़ गया है, खेत खलिहान सूखे पड़े हैं। लोग एक एक बूंद पानी और अन्न के दाने के लिए तरस रहे हैं। सेठ जी, अगर मुझे आपके पास कोई छोटा मोटा काम भी मिल जाए तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही बहुत है मेरे लिए। अरे रे रे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत ही खराब लग रही है बिरजू। वैसे मेरे पास एक काम तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वो काम कर पाओगे। वो काम आसान नहीं है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा काम मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है बिरजू, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 15 गायें और 15 भैंसें हैं। हर रोज उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम चारा डालना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी। महीने के तुम्हें 300 रुपये मिलेंगे। और हाँ, दिन में 2 वक्त का खाना हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सारा काम और ऊपर से तनख्वाह भी इतनी कम। खैर छोड़ो, इससे सिवाय कोई रास्ता भी तो नहीं है। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। ठीक है सेठ जी, मैं ये सारे काम कर लूंगा, मेहनत से, ईमानदारी से। बस एक कृपा बना दीजिए। गांव में अभी अभी आया हूं सेठ जी, इसलिए रहने का कोई ठिकाना नहीं है मेरा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके चरागृह में रह सकता हूं? वहीं किसी कोने में जगह मिल जाए तो सर छुपाने की जगह बन जाएगी। खट्टू सेठ बिरजू को ऊपर से नीचे तक नजरें घुमाकर गौर से देखते हैं। ठीक है बिरजू, तुम चाहो तो गौशाले के पास जो चरागाह है वहां रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद से बिरजू हर रोज सुबह जल्दी उठने लगा। अंधेरा छंटने से पहले ही वह चरागृह पहुंच जाता। फिर बड़ी लगन से गायों और भैंसों को चारा डालता, प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरता और बिना नाक भौं सिकोड़े उनका गोबर साफ करता। धूप हो या बारिश, थकान हो या बदन दर्द, बिरजू कभी काम से पीछे नहीं हटता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ये सब देखकर खट्टू सेठ बहुत खुश होते हैं। बिरजू की मेहनत, लगन और ईमानदारी ने उनका दिल जीत लिया था। एक दिन खट्टू सेठ उसे बुलाते हैं। बिरजू, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। तुम सारा काम मेहनत और सफाई से करते हो, जिसकी वजह से गौशाला में दूध की गुणवत्ता में सुधार आया है। इससे गाय और बैल पहले से ज्यादा दूध देने लगे हैं। इस कारण हम तुमसे खुश होकर अब तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपये कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी आपका। आपका आशीर्वाद और भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं आगे भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और बिरजू मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपना काम करता रहता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और धीरे धीरे उसके पास अच्छा खासा धन जमा हो जाता है। फिर बिरजू उस जमा पूंजी में से कुछ पैसों से अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा लेता है। अरे बाप रे, उस चारागाह में तो पूरा दिन बेह बह की ताने चलती रहती थीं।
कभी गाय गा रही थी तो कभी बैल रियाज कर रहा था। ऊपर से गोबर की ऐसी भीनी भीनी खुशबू कि नाक भी सोच में पड़ जाए। सांस लें या न लें, न दिन में चैन न रात में नींद। लगता था मैं गौशाला में काम नहीं कर रहा, कोई गंध योग में तपस्या कर रहा हूँ। लेकिन अब तो अपनी झोपड़ी है, अपना बिस्तर है, और सबसे बड़ी बात, कोई मुंह या बेहबह नहीं। अब तो सच्ची बिरजू राजा चैन की नींद सोएगा। फिर उसके बाद से बिरजू दिन में गौशाला में काम करता और 2 वक्त का खाना खाता। फिर रात को अपने कुटिया में सोने चला जाता। ऐसे ही कई साल चलते रहे। बिरजू की मेहनत रंग लाई और उसके पास खूब सारा धन इकट्ठा हो गया। फिर एक दिन बिरजू सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आजकल गांव में बहुत चोरी हो रही है। मैंने भी थोड़े बहुत पैसे बचा लिए हैं और वो मैंने अपने घर पर रखे हैं, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो चोरों के हाथ न लग जाए। आप तो जानते हैं, मैं दिन भर आपकी गौशाला में काम करता हूँ और देर रात को घर लौटता हूँ। ऐसे में मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरी मेहनत की कमाई कहीं चोरी न हो जाए। हाँ बिरजू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी कुछ दिनों से गांव के कई लोगों से ऐसी ही बातें सुन रहा हूँ। चोरी चकारी बढ़ गई है और ऊपर से तुम्हारा तो सारा दिन गाय बैलों की सेवा में ही बीत जाता है। घर पर तो कोई रहता भी नहीं। ऐसे में चिंता तो होगी ही। मगर एक बात है, तुम्हारी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो हमारे गांव के मुखिया जी ही हैं। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है। ईमानदार हैं, समझदार हैं और गांव वालों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा मैंने भी सबकी जुबान से सुना है बिरजू। और जहां तक पैसों की बात है, वो तो उन्हीं के पास सबसे सुरक्षित है। और ऊपर से उनके घर पर तो इतने लोग रहते हैं जो हर वक्त देख रेख में लगे रहते हैं। इसीलिए मेरा तो यही कहना है बिरजू कि पैसा वहीं देना ठीक रहेगा। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? तो फिर मैं आज ही मुखिया जी से मिलकर अपनी समस्या बता देता हूँ। फिर बिरजू अपने पैसों की पोटली लेकर मुखिया के घर पहुंच जाता है। अरे भाई, तू कौन है और यूं सीधे घर के अंदर क्यों चला आ रहा है? जी मैं बिरजू हूँ। मुझे मुखिया जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुझे? जी, मुझे अपने पैसे उन्हें सलामती से रखने के लिए देने हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर बिरजू मुखिया के पास आ पहुंचता है। प्रणाम मुखिया जी, मैं बिरजू हूँ। मैं खट्टू सेठ के यहाँ काम करता हूँ और मुझे इस गांव में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है। मुखिया जी, मैं बहुत समय से खट्टू सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ जमा पूंजी है जो मैं आपके यहाँ देने आया हूँ, क्योंकि गांव में चोरी की समस्या है और मैं घर पर रहता भी नहीं हूँ। इसलिए ये मेरे पैसे आप सलामती से रख दीजिए। अच्छा, कितने रुपए हैं बिरजू? यही कुछ 10 से 11 हजार रुपए हैं मुखिया जी। वाह, आज तो बकरा हलाल होने आ गया है और बड़ी रकम भी है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं अपने पैसे कुछ समय के लिए रखने आया हूँ। बिल्कुल सही सुना है बिरजू, और तुम सही जगह भी आए हो। अब तुम पैसों की चिंता करना छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। फिर बिरजू अपने पैसे मुखिया को दे देता है। ये पूरे 11,000 रुपए हैं। आप चाहो तो गिन लो मुखिया जी। गिनने की क्या जरूरत है? तुम खट्टू सेठ के यहाँ काम करते हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे चोरी होने का कोई डर नहीं है। अब मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। हाँ बिरजू, अब चिंता मत करो, और धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए कि तुमने मुझे भरोसे के लायक समझा। बिरजू अपनी जमा पूंजी मुखिया को देकर घर की ओर चल पड़ता है और दूसरी ओर मुखिया के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। हाँ बिरजू, तुम्हारे पैसे अब मेरे पास ही रहेंगे, वो भी सही सलामत। ऐसे ही बिरजू मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा और देखते ही देखते 3 साल बीत गए। एक दिन शाम को काम से लौटते हुए वह थका हारा अपने छोटे से कमरे में बैठा और सोचने लगा, अब तो 3 साल हो गए। मैंने जो पैसे मुखिया जी के पास रखे थे वो अब शायद और ज्यादा हो गए होंगे। कितनी मेहनत से कमाया था वो हर एक रुपया। अब समय आ गया है कि कुछ अपने लिए करूं। अब एक छोटी सी जमीन लेकर उस पर खेती करूं, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। और अब जो मेरे पास कुछ पैसे हैं
और जो मुखिया जी को संभालने के लिए दिए थे, दोनों पैसों को जमा करके मैं एक छोटी सी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जाकर मुखिया जी से बात करता हूँ। सुबह होते ही बिरजू मुखिया के घर पहुंच जाता है। मुखिया जी, मैंने जो आपको पैसे दिए थे, अब मैं वो पैसे वापस लेने आया हूँ। जो 11,000 रुपये थे, वो कृपया मुझे वापस दे दीजिए। अरे भाई, माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कौन हो भाई, और कौन से पैसे की बात कर रहे हो? अरे मुखिया जी, मैं बिरजू हूँ। पिछले साल मैंने आपको कुछ पैसे जतन से रखने के लिए दिए थे। याद आया कुछ? वही 11,000 रुपए जो मैंने चोरी के डर से आपको सौंपे थे। अरे भाई, मेरे पास न जाने कितने लोग आते जाते रहते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी लोगों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। वैसे आपके पास कोई कागजी पर्ची या दस्तावेज है क्या? मैं तो सबका हिसाब किताब कागज पर ही रखता हूँ। किसने कितने रुपए दिए, कब दिए और क्यों दिए, ये सब मैं पक्के कागजी रिकॉर्ड के साथ ही व्यवहार में लाता हूँ। मुखिया जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी समझदारी और ईमानदारी देखकर ही तो मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। अरे हाँ बिरजू, मैं तो समझदारी और ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए तो तुमसे कागज पत्रक की बात कर रहा हूँ। अब क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब किसी को पैसे देते हो या किसी से लेते हो तो उसे स्टैंप पेपर पर लिखवा कर गवाहों के सामने देना लेना चाहिए? तुम चाहो तो किसी से भी पूछ लो। नहीं मुखिया जी, कृपा कीजिए मुझ पर। वो पैसे मेरे लिए सिर्फ रुपये नहीं हैं, वो मेरी मेहनत, मेरा भविष्य और मेरे सपने हैं। क्या है रे, कब से पैसे पैसे की रट लगा रखी है? कब से नाटक कर रहा है यहाँ खड़े होकर? समझ में नहीं आता तुझे एक बार में? लगता है अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद मुखिया अपने आदमी को बुलाकर बिरजू को बहुत मरवाता है। इसे तब तक मारो जब तक इसकी चमड़ी न निकल जाए। इसने मेरी मेहनत और ईमानदारी पर सवाल उठाया है। मुखिया का आदमी बिरजू की बहुत पिटाई करता है। फिर बिरजू दर्द से कराहता हुआ घर आ जाता है। बिरजू के शरीर पर जख्म जरा भी नहीं थे, पर उसके अंदर गहरे घाव हो गए, जिसकी वजह से वह सेठ के यहाँ नहीं जा पाता। और दूसरी तरफ खट्टू सेठ बिरजू को काम पर न आते देख वह फौरन उसके घर आने का निश्चय करता है। फिर तुरंत ही खट्टू सेठ बिरजू के घर आ पहुँचते हैं और देखते हैं कि बिरजू खाट पर ओढ़कर सोया हुआ है। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अरे बिरजू भाई, क्या हुआ? तुम कुछ दिनों से काम पर नहीं आए, क्या तकलीफ है? तबीयत तो ठीक है ना? या कुछ ऐसा है जो तुम बता नहीं रहे हो भाई? अरे सेठ जी, आप यहाँ आए, आप किसी को भेजकर खबर भिजवा देते तो मैं खुद ही आ जाता। अरे बिरजू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। सेठ जी, अब मैं क्या ही बताऊं? पिछले साल जो आपके कहने पर मैंने मुखिया को पैसे दिए थे, अब वो पैसे वापस नहीं करना चाहता। मुखिया बहुत लालची किस्म का आदमी है, वो लोगों को ठग रहा है। जब मैंने अपने पैसे विनती करके मांगने की कोशिश की तो उसने मेरी इतनी पिटाई करवाई कि मेरी कचूमर बन गई, और ऊपर से मुझे गांव से बाहर निकलवा दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैंने तो मुखिया के बारे में हमेशा अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि मुखिया इतना नीच किस्म का आदमी है। तभी तो मैं सोचता था कि हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ जाती है। मुझे माफ कर दो बिरजू, मेरी वजह से तुम्हें यह सब झेलना पड़ रहा है। गलती तो मेरी ही है जो मैंने तुम्हें वहां जाने को कह दिया। नहीं सेठ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो भले हैं और आपने तो मेरे बारे में भला ही सोचा था। अब इसमें अगर मुखिया लालची निकला तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है सेठ जी। खट्टू सेठ बिरजू के कान में फुसफुसाते हुए सारी युक्ति बताते हैं। बिरजू, मेरे पास एक अच्छा सा उपाय सूझ रहा है जिससे शायद तुम्हारे पैसे भी निकल जाएंगे। हे भगवान, बस ये युक्ति काम कर जाए और मेरे पैसे वापस कर दे मुखिया। फिर अगली सुबह खट्टू सेठ मुखिया के घर जाता है। अपने कुछ पैसे बैग में भरकर
अरे खट्टू सेठ, कैसे आपको आना हुआ, वो भी हम जैसे गरीब के घर। आज तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है कि आप जैसे धनिक आदमी आज मेरे घर पधारे हैं, जैसे मुझे कोई बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। प्रणाम मुखिया जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गांव जा रहा हूं और गांव में थोड़ी चोरी की समस्या चल रही है। ये हैं पूरे 1 लाख रुपए। क्या आप मेरे इतने पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं जब तक मैं वापस ना आ जाऊं? आपके अलावा किसी और पर मुझे भरोसा नहीं है। अरे खट्टू भाई, चिंता मत करो, मैं आपके पैसे सही सलामत रखूंगा। आप निश्चिंत होकर अपना कारोबार का काम करो। इस बार कुछ बड़ा माल हाथ लग रहा है। अब मुर्गा भी जाल में फंस गया है, ये मौका हाथ से निकलने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर बिरजू आ जाता है। अरे बिरजू, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारे पास ही आने वाला था तुम्हारे पैसे देने। मुझे माफ कर दो बिरजू, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मेरे यहाँ रोज इतने लोग आते हैं कि कभी कभी चेहरों को पहचानने में भूल हो जाती है भाई, लेकिन मेरे इरादे बिल्कुल साफ थे। उस दिन जो भी हुआ उसे भूल जाओ और ये लो तुम्हारे पैसे पूरे के पूरे। पैसे बिरजू को मिलते ही बिरजू वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले। तो ठीक है, आप इन पैसों को सलामती से रख दो। खट्टू सेठ इतना बोल ही रहा था कि वहाँ उसका नौकर आ जाता है। मालिक, आपको बाहर गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। कारोबार वालों की चिट्ठी आई है, उन्होंने कहा है कि वो खुद ही यहाँ आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलो अच्छा है। आपने सुना मुखिया जी, कारोबार वाले खुद ही आने वाले हैं। तो अब यहाँ इन पैसों को रखना नहीं पड़ेगा और आपको पैसे रखने का कष्ट भी नहीं देना पड़ेगा। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहते ही खट्टू सेठ और उसका नौकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे धत्त तेरी तो, इतना बड़ा माल हाथ लगा था, वो गए और उस बिरजू के 11,000 रुपए भी गए। और वहीं दूसरी तरफ बिरजू बहुत खुश था। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ, आप नहीं होते तो वो मुखिया मेरा पूरा पैसा, मेरी मेहनत की कमाई खा जाता सेठ जी। नहीं बिरजू, भगवान सब देखता है। ईमानदार और मेहनती लोगों की मेहनत की कमाई कोई कैसे ले जा सकता है? ये सब भगवान का किया कराया है बिरजू। भगवान सबको उनके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा बिरजू।